नमस्ते, मेरा नाम है अभिनंदन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक़्त हम भारत एक्सप्रेस पे चर्चा के लिए जुड़े हैं और हमारे साथ कई गेस्ट भी हैं। हम बारी-बारी से उनका परिचय करवाएँगे। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन से सीएम का चेहरा कौन? तो आज महागठबंधन में सभी शामिल सभी सातों दल मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा सीएम का फेस तेजस्वी यादव है। और इस बात का ऐलान कांग्रेस के नेता और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ऐलान करते हैं। अशोक गहलोत ये भी ऐलान करते हैं कि मुकेश सहनी, जो शुरुआत से लगातार इस बात पे अड़े हुए थे कि डिप्टी सीएम बनाया जाए, डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनको डिप्टी सीएम भी घोषित करते हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल उठना शुरू हुआ है, वो ये है कि क्या अपने से छोटे दल के सामने कांग्रेस झुक गई? क्या तेजस्वी के सामने कांग्रेस की बिहार में एक न चली? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करना पड़ा और उसके लिए कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पटना पहुंचते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं रमाकांत चंदन जी हैं, जो एनवीटी से हैं, विश्वानंद जी हैं और हमारे साथ हैं रविंद्रनाथ जी। तो तीनों वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं आपके साथ हूँ अभिरंजन। और सबसे पहले हम नब्ज़ को पकड़ते हुए हम बात करेंगे, रमाकांत चंदन जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को ये फैसला लेना पड़ा? कांग्रेस अल्लाह बरू और कह सकते हैं उसके द्वारा जो एक नई पाली खेलने की शुरुआत की थी और वह पाली थी राजद के घराने से छुट्टी और हर निर्णय कांग्रेस के तहत करने के लिए उनकी जिद थी और वो उस पर अड़े रहे। रमाकांत सर, आपको मैं रोकना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, बहुत बहुत धीरे आ रही है। क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मेरी आवाज़ मिल रही है? मेरी आवाज़ मिल रही है? रमाकांत सर की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। हम चलते हैं, अब इसी बात पे हम बात करते हैं रविंद्रनाथ जी से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि कांग्रेस को पटना पहुंचकर अपने एक कद्दावर नेता से ये घोषणा करवाना पड़ा कि तेजस्वी तो सीएम फेस हैं ही, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। आप म्यूट तेजस्वी यादव को आपका म्यूट है, म्यूट, उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर शिवानंद सर, आपका भी मोबाइल म्यूट है। और अब हमारी आवाज जा रही है? हाँ, मिल रही। अच्छा, मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? मेरी आवाज मिल रही है अभिनंदन? नहीं, आपकी आवाज जा रही है। मिल रही मैं है? बोलूं? हाँ हाँ, जी 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 मैं बोलूं ना? जी सर, जी सर, जी सर, बोलिए सर। अच्छा, ऐसा है कि कांग्रेस ने इसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए, मुकेश सहनी के सामने घुटने टेक कर दिए, लेकिन नहीं, राजनीति सूझबूझ का, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस ने इसमें राजनीतिक सूझबूझ का सहारा लिया। क्योंकि यदि वैसा नहीं होता, यदि तेजस्वी को सीएम का फेस घोषित नहीं करती, तो उसमें महागठबंधन के टूटने का भय था। कहीं जगह आरजेडी ने करीब 12 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार उतर गए हैं और इसका दूसरे सीटों पर भी गलत संदेश जा रहा है। महागठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसा दिख रहा था आज के पहले। अब तेजस्वी को सीएम का फेस घोषित कर देने के बाद अब लग रहा है कि महागठबंधन एकजुट हो गया। अब सीटों पर जो अलग अलग हैं उनके बारे में भी कुछ अच्छा डिसीजन होगा, हो सकता है कुछ में वापस हो जाए। अच्छा, जहां तक कि मुकेश सहनी को तो इतने तवज्जो देने की बात है, तो वो वास्तव में
कुछ पच नहीं रहा है। मुकेश सहनी कोई वैसा बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है जिसको कि 9 सीट इन लोगों ने दिया है। 143 आरजेडी, 61 कांग्रेस, 30 वाम दल और 9 मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम VIP। घोषित कर दिया। तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्यों घोषित कर दिया? उन लोगों को ये डर होगा कि यदि हो सकता है मुकेश सहनी एनडीए में चला जाए, लेकिन एनडीए में जाता कैसे? तो लेकिन इसके पीछे इन लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? हो सकता है बाद में अभी डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दे, बाद में जब सरकार बनने की बात हो तो नहीं बनाए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कोई बहुत जल्द ये नहीं होता है, वो उसके बाद देखा जाता कि इसके कितने विधायक जीत के आएंगे। तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना ये थोड़ा कांग्रेस और आरजेडी के लिए ऐसा क्यों इन लोगों ने किया है? इसको घुटना टेकना कहेंगे, इसको नहीं मतलब बनाया जाना चाहिए। हमारी समझ से कोई वैसा बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है, कोई इसके बहुत सारे एमएलए जीते हों, कुछ वैसा नहीं है, इसका कोई प्रभाव इसके पहले दिखा भी नहीं है। तो वो थोड़ा आश्चर्य लगता है। और बाकी जो सीएम का फेस घोषित किया तेजस्वी यादव को, तो कांग्रेस ने इसमें चतुराई दिखाई और महागठबंधन को बचा लिया, समझिए। रमाकांत सर, आपको क्या लग रहा है? वीआईपी के मुकेश सहनी जो है अपनी पहली लड़ाई जीतते नजर आ रहे हैं। चुनाव में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपनी मांगों को उन्होंने मनवा लिया। जी बिल्कुल, ये तो मानना ही पड़ेगा कि मुकेश सहनी अपने जो योजना थी उसमें सफल हुए हैं। लेकिन इसमें समझने का पहले समझना होगा कांग्रेस के इस बैकफुट पर आने का। कांग्रेस के बैकफुट पर आने का इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की कृष्णा बरुआ कन्हैया के जरिए कि हम एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां से कांग्रेस कभी अकेले लड़ने की ख्वाहिश भी पूरी कर सके, और वो पूरी जमीन तलाशने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन इसके बावजूद उन्हें वह जमीन जब नहीं मिली, तब उन्हें लगा कि अभी कुछ सरेंडर करना पड़ेगा, ताकि अगर वोट बैंक का हिसाब नहीं करेंगे, तो अगर नए सोशल इंजीनियरिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे तो संभव नहीं है। कांग्रेस ने हर मीटिंग में महागठबंधन से यह आग्रह किया था कि तेजस्वी ही बनेंगे सीएम, लेकिन घोषणा इसलिए नहीं कीजिए कि उन पर थोड़ा सा दाग है, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाल के दिनों में जो स्टे आया उनके कोर्ट में, उनको जो एक तरह से समय दिया गया है, उन पर था कि पहले उन्हें जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी। वो जब बच गया है तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि अब मुख्यमंत्री का नाम आप ऐलान कर सकते हैं, और उन्होंने तब सीएम का नाम ऐलान किया। लेकिन इसके पीछे का समीकरण था कि जैसे ही हम मुख्यमंत्री के रूप में, सीएम के रूप में हम तेजस्वी को ऐलान करेंगे, तो एम वाई समीकरण इंटैक्ट हो जाएगा। तो मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरा 10% वोट है, वो इंटैक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कांग्रेस ने दो बातें और कही जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2 डिप्टी सीएम होगा, एक दलित का होगा, एक मुस्लिम का होगा। उन्होंने दलित का नाम प्रपोज भी करने वाले थे राजेश राम जी का, लेकिन मुस्लिम का डिसीजन नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। और तीसरी बात एक ये भी आ रही थी कि शायद आईपी गुप्ता का भी नाम उसमें लाया जाए। उसका मतलब था वोट का भी एकत्रीकरण हो, क्योंकि आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान में बहुत बड़ी प्रदर्शनी की थी और वैश्य जाति के लोगों का जमावड़ा किया था। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए, चाहे आंकड़ेबाजी ही क्यों ना हो, अब वो चुनाव में कितने सफल उनकी घेराबंदी होती है। लेकिन एक आकर्षण आप जानते हैं अभिरंजन जी, कि जैसे ही किसी जाति का उम्मीदवार सीएम या उप मुख्यमंत्री की ओर जाता है, उसके वोटर जो है उनके प्रति एक तरह से आकर्षित होते हैं। तो शायद महागठबंधन का यही प्लान है कि मांझी के वोटर और इसके तेजस्वी के वोटर ज्यादा से ज्यादा आकर्षक हों और आक्रामक हों, ताकि हम अपने जो स्थितियां जो थोड़ी सी कमजोर हो गई है, उसे हम मजबूत कर सकें। मेरा मानना यही है कि कांग्रेस इसी चाल की तरह आई है जी। मैं रमाकांत जी के बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो अभी आपने कहा कि जब किसी जाति के वोट सीएम का ऐलान होता है तो उसके वोटर एकजुट हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी आरजेडी लीड लेने की स्थिति में होती है, तो उसके कार्यकर्ता ग्राउंड पे कुछ न कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे कि बाकी और वोटर जो आरजेडी की तरफ जाना चाहते हैं, वो मूव कर जाते हैं दूसरी तरफ। मैं विश्वानंद जी से इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या इसका नेगेटिव असर नहीं हो सकता है कि जब यादव वोटर और सहनी वोटर एकजुट होके महागठबंधन की तरफ जाएंगे, तो बाकी अन्य जातियों के वोटर, जो छोटे छोटे वोटर हैं जिनको 5 पवनिया कहते हैं बिहार में, वो आरजेडी यानी कि महागठबंधन से कट के
एनडीए की तरफ आते नजर आएंगे? अभिनंदन जी, ये जो अभी जो कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया है और श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर और श्री मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, उसके पीछे लगभग उनका जो चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान जो शुरू हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो जमीनी स्तर पर बातों को समझा है, उसके बाद ही यह निर्णय उन्होंने लिया है। अब ऐसा है कि जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार में हैं, तब तक यादव वोट उनके अलावा कहीं नहीं जा सकता है, और यादव और मुस्लिम वोट राजद का कोर वोट है। अब इस वोट में अन्य वोटों को जोड़ने की कवायद थी, तो कांग्रेस पार्टी ने लगभग पिछले 2-3 महीनों से जो प्रयास किया, उससे उनके अंदर यह बात स्पष्ट हो गई कि उनके पास एक भी ऐसा राज्य स्तर का नेता नहीं है जिसका प्रेजेंस पूरे बिहार में हो और जो पूरे बिहार को समझते हो या जिनका प्रभाव पूरे बिहार में। और फिर उन्होंने मुकेश सहनी के साथ ये समस्या है या उनका ये एक विशेषता है कि वो अति पिछड़े समुदाय से आती है। तो यादव समुदाय पिछड़ी जाति से आती है और वह एक प्रभु जाति के तौर पर बिहार में है। तो अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए प्रतीक के तौर पर इस महागठबंधन में भी कोई नेता नहीं है जिनकी एक बिहार में एक पहचान हो। तो वह वैसे व्यक्ति के तौर पर उनके पास एक मुकेश सहनी है। तो अपने कोर वोटों के अतिरिक्त अन्य वोटों को जोड़ने के लिए उनको मुकेश सहनी की प्रतीकात्मक रूप में आवश्यकता है, क्योंकि अति पिछड़ी जातियां हैं, वो आज के दिनों में ऐसा माना जाता है कि वह एनडीए के साथ हैं और वो नीतीश कुमार ही उनका नेतृत्व करते हैं और वही उनके आधार वोट है। अति पिछड़ा और महिला नीतीश कुमार जी का आधार वोट है। दूसरी बात रहती है आक्रामकता की, तो बिल्कुल सही बात है कि जो लालू यादव जी का कार्यकाल रहा, उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी जी का जो कार्यकाल रहा, उसके प्रतिक्रिया के तौर पर ही जो अन्य जातियां पिछड़ी जातियां थी वो सब गोलबंद हुई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उन्होंने लालू यादव जी का विरोध किया और उनको सत्ता से हटाया। तो यह संभावना तो हर समय बनी रहेगी कि वह जाति जो जिसने लगभग 10-15 साल तक बिहार पर शासन किया है, उनकी आक्रामकता के विरुद्ध या प्रतिक्रिया में अन्य जातियों की गोलबंद होने की संभावना बनी रहेगी और ऐसा दिखता भी है। सर, अभी जैसे जिक्र कर रहे थे विश्वानंद जी की सहनी वोटर जो हैं वो एकजुट होकर इधर आएंगे, लेकिन पिछले चुनाव में जब हम देखें तो सहनी खुद चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में हम रविंद्रनाथ जी से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा है कि सहनी 100% वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे अपनी जाति का, या उनके जाति के वोटर जिनको लगातार एनडीए के तरफ से दाना डाला जाता है, वो एनडीए के तरफ और महागठबंधन 2 हिस्सों में बंट जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी नेता के किसी के पक्ष में जाने से उस जाति का वोट उसके पक्ष में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एमओआई समीकरण कांग्रेस और तेजस्वी के मिल जाने से एमओआई समीकरण एकजुट हो गया, यह भी सही नहीं है। जैसे यदि तेजस्वी को ही सभी यादव उस जाति के नेता मानते हैं, तो जनता दल यू में विजेंद्र यादव जीतते हैं, सालों से जीत रहे हैं। दिनेश चंद्र यादव जीतते हैं, श्री नारायण यादव जीतते हैं। यादव यदि वोट उनको नहीं देता है, जनता दल यू को नहीं करता है, तो ये लोग जीते कैसे हैं? यदि मुस्लिम महागठबंधन को ही वोट देता तो ओवैसी के उतने उम्मीदवार कैसे जीत जाते? 5-6 एमएलए जो जीत गए। तो वैसा नहीं है कि मुकेश सहनी तो बुरी तरह हार गए। मुकेश सहनी ये एक मतलब एक संदेश देने की कोशिश है कि सहनी वोट हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी के केवल आ जाने से आज तक मुकेश सहनी किस दल में है ये नहीं था पता सबको, सहनी को। और आज यदि उन्होंने महागठबंधन का साथ पकड़ लिया या महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया, तो इससे सहनी वोट 100% ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन 100% ट्रांसफर हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। यदि यादव वोट ही तेजस्वी के कारण 100% ट्रांसफर हो जाए, तो विजेंद्र यादव जो सालों से जीतते आ रहे हैं, जो नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको हार जाना चाहिए। एमपी दिनेश चंद्र यादव को हार जाना चाहिए, श्री नारायण यादव को हार जाना चाहिए, और भी कई यादव हैं जो कि बीजेपी से और जनता दल यू से भी जीतते रहे। कहलगांव में बीजेपी का यादव एमएलए जीता था,
वहां कई 3-4-5 सीटों पर बीजेपी से यादव एमएलए जीते थे, तो यादव जब उनको वोट करता था तब वही तो जीते थे। तो इसलिए नेता के साथ जाति का वोट ट्रांसफर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए साहनी के संबंध में आपने कहा ना कि खुद साहनी हार गए थे, तो साहनी के जब अपने नहीं वोट ला पा रहे हैं तो उनके कहने से दूसरी लोग को क्यों सब साहनी वोट दे देंगे। वोटरों का मिजाज पहले से बना रहता है कि किसको करना है, और जाति के आधार पर बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% तक नहीं होता है। रविन्द्रनाथ जी ने जो अभी कहा कि जाति के नाम पर 100% वोटों का ट्रांसफर नहीं होता है, और उन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला दिया। मैं रमाकांत जी से इस बात पे जानना चाहूंगा कि क्या लोकसभा में जो होता है वो और विधानसभा में जो वोटों का ट्रांसफर होता है वो क्या दोनों सेम पैटर्न पे काम करता है, या यहाँ पे महागठबंधन इस मामले में लीड लेती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोकसभा में होता है वो विधानसभा में नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा का दायरा छोटा होता है। वहाँ छोटी-छोटी समस्या भी कहीं न कहीं वोटों के कटने का कारण हो जाता है। अब रहा रविन्द्रनाथ जी ने जो कहा कि यादव अगर वोट दे देता तो वीरेंद्र यादव कैसे जीतते? तो आपको मैं जब यादव वोट के ट्रांसफर की बात जब हम करते हैं तो वो 100% नहीं करते हैं। वो केवल विजेंद्र यादव को वोट देते हैं। अगर वहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट हो जाएगा और राजद का कोई यादव कैंडिडेट होगा तो यादव उनको मैं कहने पर कि यादव का वोट दूसरे जाति को ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, अपने जाति को वो करेंगे जहाँ उनके उम्मीदवार हैं, जहाँ उन्हें ऑप्शंस है। लेकिन ऐसे सभी जातियों में होता है कि उनका अगर उम्मीदवार है तो उसको वोट देंगे, नहीं तो फिर अपने जो उनका गठबंधन है उसको वोट देंगे। मुकेश सहनी का जीतना इसलिए नहीं संभव हो सका क्योंकि मुकेश सहनी जिस जगह खड़े थे वहाँ जो अन्य जातियों का जो सामाजिक समीकरण था वो कहीं न कहीं उन पर भारी पड़ा। और दूसरा, मुकेश सहनी का भाजपा से महागठबंधन में जाना और फिर इसके पहले महागठबंधन से भाजपा में आना, वो उनकी अविश्वसनीयता को दर्शाता था, जिसके कारण भी उन पर लोग रियलाइज कम किए। आज की स्थिति में भी अगर वो हैं तो जानिएगा सबसे ज्यादा हलचल अगर किसी में हुआ है तो वो इसी में वीआईपी को लेकर के हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी अगर महागठबंधन को हुई है तो वीआईपी के लेवल पर हुई है। इसका भी रिपरकशन होगा क्योंकि जो उनके फॉलोवर हैं महागठबंधन के, उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं हमारे जीत के गोल में ये रोड़ा अटका रहे हैं या अविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये मुकेश सहनी ही हैं जिन्होंने कहा था कि महागठबंधन बीमार हो गया है, मैं इलाज करने जा रहा हूँ। इन सब नैरेटिव का निर्णय होता है चुनाव में, समय समय पर याद किए जाते हैं। काफी उनके करीबी दल के लोग भी, करीबी जातियों के लोग भी महसूस करते हैं कि यही आदमी है जो तेजस्वी यादव जिस पार्टी को लीड कर रहे थे उसको बीमार कहा था। तो ये अविश्वसनीयता का शिकार है। इसलिए मुकेश जी का जो प्रचार होता है, उनके 4 विधायक जीत गए लेकिन मुकेश सहनी हार गए। और उन 4 विधायकों का क्या हुआ? चारों विधायक वीआईपी छोड़ के फिर भाजपा में आ गए। तो ये चलता है। लेकिन विधानसभा में छोटे छोटे समीकरण भी काम कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां भी कह सकते हैं पहाड़ हो जाती हैं। लोकसभा का एक बड़ा दायरा रहता है, इसलिए दोनों चुनाव में लोकसभा विधानसभा में काफी अंतर है। जी, जैसे अभी रमाकांत जी आपने कहा कि दोनों का दायरा अलग होता है, और जो मुकेश सहनी लगातार इस बात को लेके तेजस्वी पे हमलावर रहे, महागठबंधन पे हमलावर रहे। पिछली बार उन्होंने छोड़ भी दी, भरे मंच से वो उठ के चले गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार वीआईपी अपना वोट तेजस्वी की तरफ शिफ्ट करा लें और तेजस्वी के जो कोर वोटर हैं वो मुकेश सहनी की तरफ शिफ्ट ना हो, उनके उम्मीदवारों की तरफ शिफ्ट ना हो? ये सवाल मुझसे है? ये जी रमाकांत जी, आप जी जी जी, जाहिर है कि अभी जो तालमेल किया गया है, जो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि दोनों का वोट परस्पर एक दूसरे पर जा सके, ताकि वो वाला मामला नहीं हो जो पिछली बार हुआ था। तो इस विश्वसनीयता को दिखाने के लिए मुकेश सहनी भी रहेंगे और उधर से तेज प्रताप भी रहेंगे, बताने के लिए कि नहीं, अब हम दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है, इनका डिमांड भी पूरा हो चुका है और ये अपने तमाम समर्थकों के साथ हमारे साथ में है। अब ये जाएंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी से बहुत प्रलोभन आया, उसके बावजूद ये नहीं गए। ये इनकी विश्वसनीयता का नया एक सिंबल है, मान लीजिए इनको और इन्हें वोट कीजिए। ये जरूर प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि निश्चित रूप से बार बार एनडीए में बात आ रही थी कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, पांडव को एक कर्ण की जरूरत है, कर्ण आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो वो कहीं न कहीं उनके उस स्वभाव को थोड़ा सा विराम देता है कि वो क्षणभंगुर है, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे।
और चूंकि मुकेश सहनी को उसकी जाति को पहली बार लगेगा ये डिप्टी सीएम बनेंगे, चूंकि मंच से घोषणा हुई है, तो उनमें उत्साह भी होगा और मुकेश सहनी के प्रति थोड़ा लगाव भी होगा, क्योंकि उनके लोग सीएम बनेंगे। जी जी मैं विश्वानंद जी से जानना चाहूंगा कि अभी रमाकांत चंदन जी ने जो कहा कि एनडीए के अगेंस्ट में एक कर्ण चाहिए था, क्या इस बार वो कर्ण बन के रहेंगे या अर्जुन के तरह आंख भेद पाएंगे? जो जातीय समीकरण बन रही है और उन्हें खुद भाई से भी चुनौती मिल रही है। ये सवाल मुकेश सहनी जी के संदर्भ में है ना? हाँ, मुकेश सहनी, ये महागठबंधन के संदर्भ में मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो महागठबंधन की स्थिति आज के दिनों में तो बेहतर हुई ही है, और बिहार का जो चुनाव है वो अभी जमीनी स्तर पर कांटे की टक्कर के का ही लग रहा है। अभी कोई पक्ष अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती तो दोनों की जो अभी चुनावी रणनीति है वो दिन प्रतिदिन बदल रही है, छन बदल रही है। दोनों एक दूसरे के जो आधार वोट हैं जो उस पर उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री की भी जितनी सभाएं हो रही हैं उसमें वो अपने कार्यकाल की सारी उपलब्धियों को बता रहे हैं और लोगों से एक बार फिर आग्रह कर रहे हैं कि उनको मौका दें। ठीक इसके विपरीत तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो उनके कार्यकाल की असफलताओं का और भविष्य में उनके सरकार में आने पर जो कदम उनके द्वारा उठाए जाएंगे महिलाओं के हितों में या बिहार के युवाओं के हितों में, जैसा उन्होंने कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं करके वह यह प्रयास कर रहे हैं कि जो एक पुरानी छवि उनके गठबंधन को या उनके दल को लेकर के बनी है उसको तोड़ा जाए और अपनी राजनीति को भी विकास और भविष्य को बेहतर, बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के संदर्भ में लोगों के बीच रखा जाए। इसलिए चुनाव तो अभी काफी कांटे का है, इसलिए दोनों दल या दोनों गठबंधन अभी अपनी स्थिति को लेकर के आश्वस्त नहीं है और दिन प्रतिदिन वो नई नई रणनीतियां और नई नई घोषणाओं को कर रहे हैं। विश्वानंद जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह का चर्चा चलता है, सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं चलती हैं कि बिहार के लोग पॉलिटिकल काफी रिच होते हैं, तो ऐसे में महागठबंधन की तरफ से जो लगातार वादे किए जा रहे हैं उस पे बिहार के लोग कितना भरोसा कर सकते हैं और उसका कितना वोट ट्रांसफर जो नहीं देने वाले वोटर हैं या जो स्विंग वोटर हैं वो कितने परसेंट, मतलब लमसम क्या लग रहा है कि कितने परसेंट लोग जो है ये महागठबंधन की तरफ स्विच करेंगे? इसका कुछ असर होता दिखेगा या नहीं? देखिए, घोषणाओं का असर तो दिखेगा, ऐसा अभी दिख रहा है, क्योंकि लोगों को एक जो जड़ता 20 साल में आ गई है और एक ही चेहरों को लोग लगातार बिहार की राजनीति में देख रहे हैं। और हाल के दिनों में जो एक पार्टी जन स्वराज जो आई और उसने जिस तरह से अपना प्रचार किया और जो नेता हैं उनके बारे में कई तथ्यों को लोगों के बीच में रखा, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में जो धारणा थी वो धारणा पुष्ट हुई है और तेजस्वी यादव के प्रति लोगों में उस तरह की धारणा या क्या कहे भावना नहीं है जो उनके पिताजी के प्रति थी। तो उनकी बातों को लोग, खासकर जो बिहार के युवा हैं, वो हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो उनकी बातों को ये भरोसा कर रहे हैं कि इनको मौका मिलेगा तो शायद ये जो बात ये कह रहे हैं उनको ये लोग कार्यान्वित करेंगे। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने भी जो पिछले अपने कार्यकाल के दौरान जो बिहार में बदलाव लाए हैं उनके प्रति भी लोगों का आकर्षण बना है। तो घोषणाओं के प्रति विश्वास और नीतीश जी के कार्यों के प्रति आकर्षण, यही लड़ाई को बराबरी में रखे हुए। कल मैं जब सोशल मीडिया पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया को, तो अचानक से एक वीडियो आया। उस वीडियो को मैंने पूरा सुना तो एक युवा है वो ये कह रहा है कि गाड़ी पुरानी है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो हम उसको मैकेनिक के यहाँ ले जाएंगे, ठीक करवाएंगे, उसको फिर से चलाएंगे, इसलिए क्योंकि उस पे हमें भरोसा है कि अभी तक ये गाड़ी ठीक से चलते आ रही थी, अचानक से हम गाड़ी कैसे बदल दें? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि
नीतीश जी के कार्यों के प्रति लोगों में आकर्षण है, उनके कार्यों को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार में काफी अपने कार्यकाल के दौरान काफी सकारात्मक बदलाव लाया है। तो लेकिन परिवर्तन की चाहत भी तो लोगों में होती है ना, तो लोग देखते हैं कि एक उनका एक उम्र आ गया है और कुछ हाल के दिनों में उनके बारे में जो कहानियां कही जा रही हैं उसका भी लोगों के मस्तिष्क पर थोड़ा दिमाग पर असर पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव में लोग अपने भविष्य के नेता के तौर पर भी तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। तो यह आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि नीतीश जी के कार्यों के प्रति जो आकर्षण है वह लोगों के बीच में है। लोगों को यह भरोसा है कि नीतीश जी अभी इस राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है या उनको उनका फायदा नहीं मिल पाया है, वो तेजस्वी जी की घोषणाओं में अपनी संभावनाओं को देखते हैं। मैं रविंद्रनाथ तिवारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तरफ विकास और दूसरे तरफ परिवर्तन का नारा, यानी नीतीश कुमार लगातार विकास कर रहे हैं, ये डॉक्टर शिवानंद जी भी मान रहे हैं और लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि आप परिवर्तन कीजिए, अब ऊब चुके हैं लोग, अब आप हमें मौका दीजिए, हम बेहतर करेंगे। कितना भरोसा कर पाएंगे युवाओं के बीच कितना भरोसा बना पाएंगे तेजस्वी? देखिए, युवाओं का भरोसा, जैसे नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार के खिलाफ एक लंबे समय का जो शासन के खिलाफ असंतोष होता है, डिकम्बेंसी, तो उसका तो है ही, वो है करप्शन का मुद्दा भी आया। डिप्टी सीएम बीजेपी के करप्शन, जन सुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर ने, उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया, दिखाया कि किस तरह से डिप्टी सीएम जो है फर्जीवाड़ा किया है और हत्या का आरोप है। एक मंत्री अशोक चौधरी के बारे में कहा, दूसरे मंत्रियों के बारे में भी कहा, तो एक भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा। उन सब का भी यूथ में असर है और यूथ में बहुत सारे मुद्दों पर पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठियां चली, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर या रोजगार के मुद्दे को लेकर। तो एक युवाओं में उस मुद्दे पर प्रशांत किशोर खुद भी बीपीएससी के मुद्दे पर धरना पर बैठे थे। तो इन सब का एक सरकार के खिलाफ युवाओं में एक प्रतिकूल माहौल, छवि बनी है। अब है कि उसको भुनाने में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी किस तरह से एक्ट करती है, जो एक्ट करना चाहिए भुनाने में, वो पूरी तरह सफल नहीं दिख रही है। एक तो महागठबंधन को लेकर एक चल रहा है कि अभी आज हल हुआ कि महागठबंधन है कि नहीं है, दोनों पक्ष सीट के बंटवारे को लेकर काफी देर तक आपस में लड़ते रहे, फिर बाद में कई जगह आमने सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो एक महागठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति है। उसके बाद भी तेजस्वी ने बहुत सारा दौरा किया, कई जगह गए, यूथ से मिले, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूथ तेजस्वी की ओर जाएगा। इस बीच में ये लोग जंगल राज का मुद्दा उठा देते हैं, तो यूथ बहुत अधिक जाएगा महागठबंधन की ओर। ये हमको इसमें थोड़ा संदेह लगता है, क्योंकि ये लोग पूरा उसको विश्वास में लेना हुआ, या लाठीचार्ज या जो हुआ धरना प्रदर्शन हुआ उसमें खुल के जैसे आना चाहिए था इन लोगों को, वो नहीं आना। या फिर अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सम्राट चौधरी और दूसरे मंत्रियों के खिलाफ जो प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया, उस मुद्दा को लपकने का पूरा प्रयास करना चाहिए था जो महागठबंधन को भी। तो उस मुद्दे को भी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे ज्यादा आकर्षित करते हैं यूथ को, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा शिकार होता है नौकरियों में भ्रष्टाचार, रोजगार में भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार, तो यूथ ही इसका शिकार होता है। तो उसको 100% कुछ तो लाभ मिलेगा तेजस्वी को, यूथ जाएंगे, लेकिन यूथ पूरी तरह तेजस्वी की ओर जाएंगे और यूथ वोटर बिहार में सबसे अधिक है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यूथ वोटर यदि पूरी तरह जाएंगे, इसमें हमको थोड़ा सा शक है। तमाम एनडीए के खिलाफ एक माहौल है, एनडीए से गुस्सा है उसके बाद भी, क्योंकि उसको भुनाने के लिए जो करना चाहिए था जिस तरह से बढ़ चढ़ के, उस तरह का करते हुए नहीं दिखे हैं तेजस्वी यादव। रमाकांत जी, आप लगातार बिहार के नब्ज को जो है पटना में बैठ के आप पकड़े हुए हैं। हर एक धमनियां किधर से जा रही हैं ये भी आप देख रहे हैं, हर एक नस किधर से गुजर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। बहुमत के लिए 123 सीट, 11 पे फ्रेंडली फाइट,
अगर ये 11 सीट हार जाती है, महागठबंधन हार जाता है, 11 तो आप ऐसे ही लॉस हो गए, तो कितने सीट पे ये इस तरह से फाइट करेंगे? और 11 सीट आप सीधे-सीधे लॉस कर रहे हैं, अगर फ्रेंडली फाइट है तो भी मोटा-मोटी देखा जाए तो। तो यहाँ पे महागठबंधन कैसे अपने आप को 123 तक पहुँचाएगी? देखिए, अभी महागठबंधन की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से कल भर का समय है, शायद वो बैठ जाएं और वो संख्या कम हो, लेकिन ये एक संख्या जो है वो कंफ्यूजन के रूप में हमेशा बरकरार रहेगा और वो कहीं न कहीं का नेगेटिव पॉइंट है। 2 नेगेटिव पॉइंट है, उनको 2 जो थे उम्मीदवार उनका रद्द कर दिया गया, एक इनका भी एनडीए का भी रद्द कर दिया गया, तो 11-2-13 हो जाता है उधर, जो लूज करने की स्थिति में है, और एनडीए की तरफ भी एक लूज करने की स्थिति में है। तो ये कहीं न कहीं गठबंधन के प्रति एक नकारात्मक बिंदु है, जिसको कि अभी महागठबंधन को दुरुस्त करना है, और वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो तो आने वाले दिनों में बताएगा। जैसे आपने देखा होगा कि भाजपा ने सभी जितने भी विद्रोही थे सबको बैठा दिया, हो सकता है कल ये भी उनको बैठा दें चुनाव आते आते और वो बैठ जाए और फिर सार्वजनिक मंचों से प्रचार कर सकें, वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन तब भी देर हो गई है, देर का भी कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा। और रही बात जिस तरह से हो रही थी कि भाई तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देखिए घोषणाओं का तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में विकास जो है ना दूसरे पैमाने पर है। नीतीश जी भी जब भाषण देते हैं तो पहला उनका पॉइंट होता है जंगल राज, तब दूसरा विकास होता है। कभी पहले विकास की बात, कोई भाषण सुन लीजिए, याद है ना जंगल राज, वहां से शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार अभी जातीय जकड़न से मुक्त नहीं हो पाया है। बहुत कम प्रतिशत हैं जो विकास पर वोट देते हैं, अधिकांशतः लोग वो जातीय घेरेबंदी में चले जाते हैं। अब देखिए जो घोषणा इन्होंने की है तेजस्वी यादव जी ने, उस पर सहज विश्वास इसलिए नहीं होता है कि जीविका दीदियों की संख्या 1,36,00,000 है। अब 1,36,00,000 सरकारी नौकरी का मतलब समझते हैं कितना बोझ? कम से कम 10-15 लाख होंगे संविदा कर्मी, उनको अगर सरकारी कर्मी करते हैं तो उनका बोझ, ये कैसे आएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सरकार आने पर वो क्या, जिस तरह से वो उदाहरण देते हैं, शिक्षक बहाली को लेकर के भी यही कहा करते थे सुशील कुमार मोदी, लेकिन हमने बहाली किया और निरंतर बहाली कर रहे हैं। लेकिन सरकार के अंदरूनी बात करें तो सचमुच खजाना खाली हुआ है, और पहले जो लोगों को जो पेंशन जैसे रिटायर करते थे सारा चीज एक बार मिल जाता था, अब बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये है। तो घोषणा करने के पहले उसकी आमद क्या करेंगे, और आमदनी कोई बाहर से थोड़े लाएंगे, आमदनी तो हम ही लोगों से लेंगे, जीएसटी बढ़ा करके लेंगे, टैक्स बढ़ा कर लेंगे, जब रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ा कर लेंगे, यही सब सारी चीजें हैं, वो करेंगे और ये देंगे। तो ये एक अविश्वसनीयता है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है तो 1,36,00,000 में आपने देखा होगा, कल ही परसों जीविका दीदियों ने दिया है कि मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जीविका दीदियां अब इतने मैच्योर हो चुकी हैं कि वो एक तरफ तेजस्वी यादव को मेमोरेंडम भी देती है और दूसरे तरफ कुछ ग्रुप उनका विरोध भी करता है कि ये मैं उनके झांसे में पड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये बिहार है, तरह तरह की प्रतिक्रिया होंगी, 100% कुछ भी नहीं होगा, उसका प्रभाव कुछ पड़ेगा कुछ नहीं भी पड़ेगा। जी विश्वानंद जी, एक तरफ तेजस्वी यादव की घोषणा, दूसरी तरफ जीविका दीदियों का भरोसा न होना, क्या महिला वोट में सेंध लगा पाएंगे तेजस्वी यादव? अब राजनीति में तो संभावनाओं पर ही काम किया जाएगा। अब जो उनके जीविका दीदियां हैं या जो महिलाएं हैं, उनके हित में जो निर्णय हो सकता है या जो नीतियां उनको प्रभावित कर सकती हैं, दल वैसी नीतियों को लागू करने का आश्वासन दे सकते हैं। अब राजनीतिक और राजनेता की विश्वसनीयता जितनी होगी उतनी उनकी घोषणा को स्वीकार किया जाएगा। तो उस विश्वसनीयता में अभी तेजस्वी यादव शून्य है, क्योंकि उनके पास वो शिक्षक बहाली वाला क्रेडिट लेने का एक कहानी है जो जिसको बार बार अपने मंचों से दोहराते हैं। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों लगभग 20 सालों से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो भी निर्णय लिया गया है इन महिलाओं के उत्थान के लिए या जीविका से संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं, उन सबको तो उसी सरकार ने लागू किया। तो स्वाभाविक रूप से उनके पास अपने कार्यों को उदाहरण के साथ पेश करने का एक माध्यम है, या वो अपने कार्यों को
अपने उदाहरणों से दिखा सकते हैं। वह चीज तेजस्वी यादव के पास नहीं है। वह तो ऐसी स्थिति में जो तेजस्वी यादव को, तो इसलिए तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम उनसे बेहतर करेंगे। वो अभी यही कह सकते हैं कि आप हमको मौका दीजिए, हम उनसे बेहतर करेंगे। और नीतीश कुमार जी तो के पास अपने कार्यों को दिखाने का, उनके सरकार ने जो महिलाओं के विकास के लिए या उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं या जो निर्णय लिए हैं, वो सब दिखाने का उनके पास वो सब दिखाने के लिए उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में यह तो है ही कि महिलाएं आज के दिनों में भी नीतीश कुमार जी पर ही ज्यादा भरोसा कर रही हैं। अब उस भरोसे को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अभी बातचीत में ही एक और बातचीत में के दौरान एक बात और खुल के आई कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस हिसाब से प्रशांत किशोर मुखर हुए डिप्टी सीएम, एनडीए के मंत्री के अगेंस्ट में, तेजस्वी यादव उस चीज को क्यों नहीं लपक पाए? ये जो करप्शन का जो मुद्दा है, ये तेजस्वी यादव के लिए एक बैगेज है और नीतीश कुमार जी के लिए सीपीयू है। लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी इस बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर व्यक्तिगत तौर पर आज तक नहीं आया है। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर जी ने उनके दल से या उनके गठबंधन से जुड़े नेताओं के कुछ घटनाओं को या भ्रष्टाचार को लोगों के बीच में रखा। ठीक उसके उलट हो जाता है बेचारे तेजस्वी यादव जी के साथ कि जैसे ही उनकी चर्चा होती है, लोग उनको लालू यादव जी के साथ जोड़ देते हैं और लालू यादव जी के कार्यकाल में जो घोटाले हुए, खास करके जो पशुपालन घोटाला हुआ, उसको बार बार उद्धृत करने लगते हैं। तो जो दो बातें हैं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, यह जो मुद्दा है, यह निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को पीछे ढकेलता है नीतीश कुमार जी के सामने। यह दो चीजें, जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का जो विषय है, वह नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव के सामने बहुत आगे ले जाता है। रविन्द्रनाथ तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ महागठबंधन में 7 दल एकजुट है, ये सातों आपस में मिलके एक दूसरे को वोट करने के लिए तैयार हैं। वहीं परिवार में ही फूट है और तेज प्रताप यादव अलग राग अलाप रहे हैं। तेज प्रताप यादव इस चुनाव में कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं आपके नजरिए से? कोई फैक्टर नहीं साबित होंगे। तेज प्रताप का कोई प्रभाव नहीं है, हास्यास्पद है स्थिति, और उनके रहने से और उस परिवार को और पार्टी को नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि उनके करतूतें, उनके वीडियो जो जारी हो रहे थे, तो इसलिए वो नहीं होगा, कोई उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके साथ आरजेडी के वोटर नहीं है, न यादव है। वो लालू यादव वोटर लालू यादव के बाद फिर पूरी तरह तेजस्वी यादव के साथ है। इस एक साथी ने सही कहा कि जहां यादव कैंडिडेट होते हैं वहां यादव वोट करते हैं, बाकी यादव जो है तेजस्वी यादव की पार्टी और लालू यादव की पार्टी को वोट करते हैं। उसमें तेज प्रताप कोई कहीं फैक्टर नहीं होंगे। हम लास्ट में रमाकांत चंदन जी से हम एक अंतिम कमेंट चाहेंगे कि आज के बैठक के बाद जो सीएम कैंडिडेट का ऐलान हुआ, डिप्टी सीएम कैंडिडेट का ऐलान हुआ, लेकिन 11 सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं बनी, तो क्या ये कितना नुकसान कर पाएगा या ये हवा में खुश हो जाएगा? जी देखिए, नुकसान तो जितना करना था वो कर गया। एक पूरे वहाँ के जो मतदाता हैं वो तो जरूर किसी न किसी वर्ग में बट गए होंगे। अगर अंतिम समय में कोई निर्णय भी होता है, कोई बैठता भी है, तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और पड़ चुका है। अब उसको कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए अशोक गहलोत आए हैं, वो अभी कल का दिन एक बचा हुआ है, ताकि कोई बैठ जाए या फिर कोई फ्रेंडली फाइट को बंद करके दोनों एक मन से प्रचार करें और कहें कि भाई इनको वोट दीजिए। लेकिन फिर भी वो डैमेज कंट्रोल होगा, जो इतने कम समय में पूरा नहीं हो पाएगा। नुकसान तो होना तय है उन 13 सीटों पर, निश्चित रूप से महागठबंधन को, या जहाँ कहीं भी ऐसी स्थितियां हैं, जहाँ कहीं भी विद्रोही हैं, खड़े हैं, वो जिस दल के हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे जी। तो सर ये विद्रोह जो है, ये तो एनडीए गठबंधन में भी है कई जगहों पे।
एनडीए गठबंधन में है लेकिन दलीय स्वरूप में नहीं है। हम भाजपा में हैं और हमने विरोध किया है, लेकिन हमको टिकट किसी पार्टी से नहीं मिली है। इन लोगों का विरोध जो है पार्टी से टिकट से है। तो व्यक्तिगत अस्तित्व की बात करें तो बीजेपी में जब व्यक्तिगत व्यक्तित्व के रूप में कह सकते हैं बड़े बड़े लोगों का कोई वजूद नहीं रहा। आप देखे होंगे कल्याण सिंह जी जब भाजपा पार्टी से अलग हटे तो क्या उनका स्वरूप रहा। आप उमा भारती जी को देख लीजिए, क्या स्वरूप रहा। भाजपा एक सांगठनिक पार्टी है, इसलिए वहाँ एकदम से अकेले विरोध का असर बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एकदम नहीं होता ये भी नहीं कह सकते हैं। अब थोड़ा देर के लिए सिवान कहीं ले ले, वहाँ के जो एमएलसी थे मनोज सिंह पहले, वो अब चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन निर्दलीय खड़े हुए हैं। वो तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा नुकसान कर दे, अगर वो गठबंधन दल के साथ ही अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा से खड़े हो जाते या लोक जनशक्ति पार्टी से खड़े हो जाते तो ज्यादा नुकसान होता। एक निर्दलीय के रूप में जो भी संगठन के लोग हैं भाजपा के, वो भाजपा कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन अगर वो पार्टी से खड़े हो जाते हैं तो उस पार्टी का कैंडिडेट तो जो है कार्यकर्ता वो तो उनको वोट देते, तो वो कहीं ना कहीं इनको घाटा पहुंचाता। तो भाजपा के विद्रोही बगैर पार्टी के हैं और इनके विद्रोही जो है फ्रेंडली फाइट के रूप में पार्टी के साथ में खड़े हैं। ये एक बड़ा अंतर है जिसे समझना होगा। जी जी, तो अभी आपने सुना कि कैसे कांग्रेस जो है अपने से छोटे दल के सामने घुटने टेक दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करना पड़ा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है रविंद्रनाथ जी, विश्वानंद जी और रमाकांत चंदन जी। सबने अपनी अपनी बात रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए बने रहें भारत एक्सप्रेस के साथ और हमें यूट्यूब पर फॉलो कर लें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्ते।